वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर सेकंड राजा किसान और नगर का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 to 4 डिस्कस कर रखा है और वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर लो। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, सातवाहन। तो देखो, सातवाहन साम्राज्य थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सातवाहन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो देखने में मात्र सत्तात्मक था, बट वास्तव में इसके जो लक्षण थे वो पितृसत्तात्मक के थे। मात्र सत्ता का मतलब क्या है? जहाँ पे माता के बाद जो उत्तराधिकारी है वो पुत्री बनती है। और पितृसत्ता का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पिता की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी होता है वो पुत्र बनता है। तो हम देख सकते हैं जो सातवाहन साम्राज्य था वो देखने में तो मातृसत्ता की तरह लगता था, बट वास्तव में पितृसत्ता के लिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे उनके पीछे जो सरनेम था वो माताओं का लगता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का, जैसे अब सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है कि सातवाहन साम्राज्य मातृसत्तात्मक था पितृसत्तात्मक, तो आप लिख सकते हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मातृसत्ता या पितृसत्ता से क्या अभिप्राय है। चलो, सातवाहन प्राचीन एक राजवंश था जिसका उदय किसके बाद हुआ था? जिसका उदय हुआ था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्यों? क्योंकि आपको पता है मौर्य साम्राज्य में जो अंतिम कैपेबल रूलर थे वो कौन थे? अशोक। और जैसे अशोक की मृत्यु होती है उसके बाद सातवाहन साम्राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि जब तक अशोक रहे कोई और साम्राज्य सामने आ ही नहीं सका, कोई और साम्राज्य अपने आप को इतना पावरफुल दिखा ही नहीं सका, क्योंकि अशोक बहुत कैपेबल रूलर हुआ करते थे। सातवाहन की राजधानी क्या थी? अमरावती। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अमरावती मॉडर्न टाइम में कौन से स्टेट को कहा जाता है इंडिया के। प्राचीन भारत में मौर्य वंश के अंतर्गत पहली बार राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद सातवाहन साम्राज्य ने ही किया था। अच्छा देखो, आपको जैसे कि पता होगा मौर्य साम्राज्य में आपने देखा होगा वास्तुकला या संस्कृति को लेके बहुत अच्छे बड़े लेवल पे मौर्य साम्राज्य को देखा गया। बट मौर्य साम्राज्य के बाद इन सब चीज़ों को आगे लेके जाने का काम किसने किया? वो काम किया था सातवाहन साम्राज्य ने। सातवाहनों के सबसे पहले अभिलेख ईसा पूर्व 1ली सदी में पाए गए थे। तो देख सकते हो कितने प्राचीन अभिलेख पाए गए हैं इनके। धीरे धीरे सातवाहन अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे? शंख। ठीक है, तो जो सातवाहन के सबसे बड़े दुश्मन थे वो शंख थे। जैसे कि आपको पता होगा कि आप कोई भी वंश ले लो या कोई भी टाइम पीरियड ले लो तो किसी ना किसी का कोई दुश्मन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हुमायूं जो मुगल वंश में बाबर के बाद आए थे, बाबर के पुत्र थे, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में किस तरह से लड़ाइयाँ चलती थी, ऐसा ही यहाँ पे है। ठीक है, एक साम्राज्य का दूसरे साम्राज्य से किसी ना किसी चीज़ को लड़ाइयाँ देखी जा सकती हैं। सातवाहन साम्राज्य जो था उसको अपनी सबसे अच्छी कंडीशन में लेके आने का क्रेडिट किसको जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ठीक है, यानी जो सातवाहन साम्राज्य था वो किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा फला फूला? वो फूला था गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पे सबसे ज़्यादा। सातवाहन साम्राज्य द्वारा लेड के सिक्के चलाए गए थे। लेड का मतलब होता है शीशा। तो देखो अपने आप में कितना अजीब सा साम्राज्य था जहाँ पे सिक्के किसके चलाए गए? शीशे के। 1 लाख पैदल सिपाही थे इनके पास और 2000 घोड़ेसवार थे और 1000 हाथी थे इनके पास। ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक कौन थे? सातवाहन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, IMP कह सकते हो आप इसे। सातवाहन साम्राज्य वो पहला साम्राज्य था जिसने क्या किया था? ब्राह्मणों को भूमिदान करी थी। सातवाहन साम्राज्य का मात्र सत्तात्मक साम्राज्य होना, जैसे कि मैंने बताया था कि सातवाहन साम्राज्य दिखाई देने में कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, वास्तविकता में पितृसत्तात्मक था। विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का ने अपने माता पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना करी। तो आपको पता होगा हरिहर बुक्का, ठीक है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा साम्राज्य था। अशोक के लिए प्रयोग हुए वर्ड्स देख लेते हैं। प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय। ठीक है, यानी जो भी देवता हैं उनका जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, देवना प्रिय यानी देवों का प्रिय, प्राकृतिक में से देवना प्रिय कहा जाता है। इस उपाधि का मतलब क्या होता है? देवताओं में सुंदर। ठीक है, प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय या देवताओं में प्रिय। ठीक है, और देवना प्रिय देवताओं में सुंदर। तो ये 2 वर्ड्स किसके लिए यूज़ करे गए? अशोक के लिए यूज़ करे गए हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या होती है? तो देखो, जो अभिलेख साक्ष्य है ना, अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, क्योंकि हर हिस्टोरियन का, हर इतिहासकार का इसे जांचने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अक्षरों को हल्के ढंग से उत्प्रिंट किया जाता था,
अब देखो, कहीं पे हो सकता है अक्षरों को बहुत बारीकी से लिखा गया हो, कहीं पे हो सकता है कि बहुत प्रेशर दे के लिखा गया हो, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा होगा, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, वो रहस्यमय लिपि है, बट माना जाता है कि वो चित्रात्मक लिपि है क्योंकि उसमें पान के पत्ते, मछलियाँ, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ढंग से जो अभिलेख होते हैं इनको पढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है। ओके, अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अभिलेख नष्ट हो सकते हैं, इसकी वजह क्या है? देखो, जो अभिलेख होते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर अभिलेख ज़्यादा लंबे समय से उसे ढंग से प्रिजर्व नहीं करा गया, ढंग से संभाल के नहीं रखा गया, तो एक टाइम आने के बाद वो नष्ट हो जाएंगे। अभिलेख के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान को पाना सदैव शरण, ये शरण नहीं, सरल है। ठीक है, सरल नहीं होता है। सरल क्यों नहीं होता है? देखो, हम कोई इतिहासकार तो है नहीं, तो अगर हमें कोई अभिलेख मिल भी जाए तो हमारे लिए तो बहुत टफ होगा। इसी तरह से एक इतिहासकार के लिए भी जब वो अभिलेख पहली बार मिलता है तो उनके लिए भी बहुत टफ होता है ये जान पाना कि ये अभिलेख कहना क्या चाहता है, इस अभिलेख का मतलब क्या है। अभिलेख समय अंतराल में बदलते रहते हैं, तो आपको पता होगा अभिलेख क्या है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। मान के चलो कि आज से 500 साल पहले ए को किसी और तरह से लिखा जाता होगा और 1000 साल पहले ए को किसी और तरीके से लिखा जाता होगा। तो अभिलेख जो है वो समय समय पे बदलते रहते हैं। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ अभिलेख होते हैं, जो उनके अक्षर होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। अब टाइम के अकॉर्डिंग अगर वर्ड्स ही खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, और वास्तविक रूप में इनका अर्थ निकालना भी बहुत कठिन होता है, जो हमारे लिए ईजी तो होता नहीं अर्थ निकालना। ठीक है, और अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे होते हैं। ठीक है, जो वास्तविक रूप में समझना अपने आप में बहुत टफ होते हैं, क्योंकि देखो जो दैनिक जीवन के कार्य होंगे वो कौन लिखवाएगा? अगर उस समय के हिसाब से देखें, अगर हम आज से 1000 साल पहले की बात करें तो दैनिक जीवन के कार्य कौन लिखवाएगा? राजा या बहुत बड़े बड़े शासक लिखवा सकते हैं, बट आम व्यक्ति तो नहीं। आज के समय हम खुद की डायरियाँ लिखते हैं, खुद के ब्लॉग्स लिख देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिख देते हैं, बट पहले हमारे पास ऐसी फैसिलिटी तो होती नहीं थी। तो हम कह सकते हैं जो अभिलेख है उसकी जो साक्ष्य सीमा है वो बहुत टिपिकल है, उसे समझना बहुत टफ है। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस समय जो अभिलेख थे ना वो दैनिक जीवन के लिए, आम व्यक्तियों के लिए नहीं थे, वो किसी ओकेजन पे ही लिखे जाते होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस समय कुछ इतना अच्छा नहीं था कि हम डेली बेसिस पे कुछ लिख सके। ओके, अशोक धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो हम बात करते हैं जो अशोक का धर्म था उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, तो अशोक के धर्म को कोई धर्म या धार्मिक प्रणाली नहीं माना जाता, बल्कि एक नैतिक नियम का सामान्य आचार संहिता थी। मतलब क्या? देखो, बौद्ध धर्म कोई वास्तविकता में धर्म नहीं है अशोक के लिए, बल्कि एक आचार संहिता थी। आचार संहिता मतलब एक कानून था, एक नियमावली थी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ठीक है, जैसे सदाचार पूर्ण एक नैतिक जीवन व्यतीत करना, कि आपको जो अपना जीवन व्यतीत करना है अच्छा व्यतीत करना है, सादगी के साथ करना है, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। ठीक है, अपने भाववेशों तथा यहाँ पे वासनाओं होना चाहिए, शासनाओं हो गया, सॉरी, वासनाओं पर नियंत्रण रखना। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हमारी डिज़ायर्स क्या है, अनलिमिटेड है। एक चीज़ पूरी होती है, अगली चीज़ आ जाती है। वास्तविकता में डिज़ायर्स होना ठीक है, बट ऐसे डिज़ायर्स का होना गलत है जो हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के प्राप्त करें। जीवन, आचरण और विचारों में पवित्रता और शुद्धता लाना। तो अशोक का जो धर्म था वो क्या था? अपने जीवन को अच्छा करना, अपने विचारों को अच्छा करना, दूसरों के धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना। देखो, ये वर्ड तो बहुत एप्लीकेबल है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सहिष्णु है। आपने देखा होगा भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, उसके बाद अंग्रेज तक आए, तो हमने कभी भी किसी पे किसी तरह का जवाब नहीं दिया। आज भी चाइना से लेके हमारे बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फिर भी हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम सहिष्णु हैं। सहिष्णु का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता, और वो भारतीयों में बहुत ज़्यादा है। पशु हत्या या उन्हें नुकसान ना पहुंचाना। तो देखो, अशोक जो पहले इतना क्रूअल शासक होता था वो बाद में चल के कैसे हो गया? अगर आप छोटे से जानवरों को भी मारोगे तो आप पे पनिशमेंट लग जाती थी। सबके प्रति उदार एवं दयालु बनना। ठीक है, तो अशोक ने एक अच्छी चीज़ ये चलाई कि वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म के व्यक्तियों को समान मानता था। माता पिता, गुरुजनों, सगे संबंधियों, मित्रों, साथी, भिक्षुओं। देखो, भिक्षु भिक्षुणी का मतलब होता है भिखारी। आज के समय भिक्षु मतलब मेल, भिक्षुणी मतलब फीमेल। ठीक है, नन और मॉन्क, और सन्यासियों का आदर करना। जैसा कि उस समय क्या होता था कि जो सन्यासी होते थे, गुरुजन होते थे, इनके लिए कोई सैलरी थोड़ा ना होती थी, ये तो अपने जो सर्विस देते थे उसके बदले में चीज़ें लेते थे। जैसे गुरु अगर वो कोई शिक्षा दे रहा है तो उसके बदले में हम उन्हें कुछ ला के दे देते थे। इसी तरह से जो सन्यासी होते थे वो घूम घूम कर अपना पेट भरते थे। तो आपने कहा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है।
दासों तथा नौकर चाकरों के प्रति दया की भावना रखना। तो जो भी हमारे गुलाम हैं उनके लिए हमें ढंग से सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। सदा सच बोलो, ठीक है। अशोक का मानना था, जो बौद्ध धर्म था अशोक का, कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ है ना, अगर हम 1000 झूठ भी बोल ले, अगर हम उन्हें 1000 झूठों से निकलना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, सच बोल दो, तो हम 1000 झूठों से निकल सकते हैं, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, एंड you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.